चलते हैं और एक और बाजार की बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वॉइस हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब कृष्ण कुमार कारवा एमके ग्लोबल के फाउंडर एंड चेयरमैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए बाजार के बारे में। के गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है 18 ऑफ स्वदेश में। मैं आपसे बातचीत शुरू करना चाहूँगा जहाँ पे रामदेव जी ने बात छोड़ी। रामदेव जी ने कहा कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एक ऐसा आर्टिस्ट होता है जो इन्वायरमेंट के सारे वेरिएबल्स को नेगोशिएट करके भी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लेता है। मुझे पता है आप तो मिड कैप स्टॉक पिकर हैं और आप इस तरह के आर्टिस्ट को, इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी अर्ली स्टेज में स्पॉट कर लेते हैं और बेट कर लेते हैं। स्टॉक्स के बारे में मत बताइए, बट लास्ट 8-9 महीने में आपने कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर फ्रेश बेट्स ली हैं जो आगे चल के काफ़ी बड़ी बन सकती हैं। नमस्कार। हाँ अजय, देखिए हमारा तो काम है रोज एंटरप्रेन्योर से मिलते रहना और यंग एंटरप्रेन्योर्स को अगर उनमें कैपेबिलिटीज है और बिजनेस मॉडल्स में दम है तो उनको इन्वेस्टर्स के सामने पेश करना। और ऐसा नहीं है, लास्ट 12 महीने में भी अपॉर्चुनिटीज मिली है जहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग कंपनियों को इंट्रोड्यूस किया है इन्वेस्टर्स को। एक मेटल प्रोसेसिंग कंपनी है जो रिकवरीज में है, दैट हैव डन वेरी वेल, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस किया था। तो मेरे ख्याल से जो रामदेव जी ने कहा वो सही है, दैट एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटी और बिजनेस कैपेबिलिटीज, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और अपॉर्चुनिटीज अगर उसको बराबर असेस कर ले तो हर माहौल में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। भले वो तेजी का माहौल हो या जैसे अभी लास्ट 6-8 महीने से थोड़ा सा मार्केट करेक्टिव मोड में है, तो बॉटम्स ऑफ स्टॉक पिकिंग तो हर माहौल में रहती है। और जो बॉटम्स ऑफ स्टॉक पिकर होते हैं वो ज्यादा मैक्रोस को ध्यान में रखते हैं, बट उसको ज्यादा वेट ज्यादा नहीं देते हैं। एंड स्मॉल कैप मिड कैप इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट बॉटम्स ऑफ इन्वेस्टिंग। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बाजार को 30 इयर्स के दौरान देखा है, इसमें ढेर सारी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आई होंगी, कई बार ग्रोथ कंसर्न्स आई होंगी, इन्फ्लेशन भी आपने तो 13-14% देखा है। उस समय अगर आप थोड़ा पर्सपेक्टिव हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बता सकें कि क्योंकि जिस हिसाब से लोग, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि लास्ट 15 दिन में अगर मैंने 100 बाजार के दिग्गजों से बातें की होंगी, हर तरह के बिग HNI, प्रमोटर्स, फंड मैनेजर्स, लोकल डोमेस्टिक FII, 100 में 99 इस समय नेगेटिव है बाजार पे या बहुत कॉशियस हैं। और क्या बातें बताते हैं? इन्फ्लेशन कंसर्न और फेड लिक्विडिटी खींचेगा। आप बताइए कि आपका तजुर्बा क्या कहता है इन दो कंसर्न्स के बारे में। देखिए मेरा सिंपल सा आपको आंसर है इस पे, दैट अपने स्टॉक्स खरीद रहे हैं, कंपनियां खरीद रहे हैं या मार्केट खरीद रहे हैं, हर समय कोई भी समय आप उठा लीजिए, ग्लास हाफ एम्प्टी या हाफ फुल वो तो आपको दिखेगा ही। कभी इंटरेस्ट रेट्स है, कभी पॉलिटिकल कंसर्न है, कभी जियो पॉलिटिकल है, कभी सो कोई ना कोई कारण आपको दिखते ही रहेगा, लोकल ग्लोबल। जो नेगेटिव आप देखना चाहे तो आप जरूर देखते रहिए। और जब माहौल पॉजिटिव होता है तब अपने ये नहीं समझ पाते हैं कि नेगेटिव कैसे होगा, 1 साल बाद कैसे इसमें चेंजेस आ सकते हैं या 2 साल बाद कैसे चेंजेस आ सकते हैं। एंड सिमिलरली जैसे माहौल नेगेटिव है तो आज कोई भी बात भी नहीं कर रहा है, सोच भी नहीं रहा है कि भाई यूक्रेन रशिया का जो मैटर है वो कैसे सलटेगा, या ऑयल के दाम है वो 1 साल बाद कैसे घट सकते हैं या क्यों घट सकते हैं। तो ये असेस करना लॉन्ग टर्म कि कैसे ये ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स चेंज होते रहेंगे बहुत मुश्किल है। इसमें बेटर यही रहता है दैट इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से मैनेज करे, पैनिक में नहीं बेचे। आई थिंक जरूरत यह है कि पैनिक में नहीं बेचे। आज जितने भी आपको आपने कहा, जितने भी आपके बड़े इन्वेस्टर्स है, दिग्गज है, सबको ये कंसर्न है, इन्फ्लेशन का है, इंटरेस्ट रेट्स का है, हार्ड लैंडिंग होगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगा यूएस में, ये सबको पता है। बट क्या आप पूरा आपका पोर्टफोलियो जीरो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो द पॉइंट इज दैट जितनी रिस्क एपिटाइट है उसके हिसाब से पोर्टफोलियो को रखना चाहिए। और ये तो सदा कहा, स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टेड रहोगे तो आई एम श्योर वो मैनेजमेंट जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज के हैं, जिन्होंने हर सीजन में
अपने आप को मैनेज किया है, तो वो ये आने वाले 1-2 साल में अगर प्रॉब्लम्स भी आएंगे तो उसको भी मैनेज कर लेंगे। तो फाइनली वी हैव टू बेट ऑन द मैनेजमेंट एंड द कंपनीज जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अदरवाइज ये ग्लोबल मैक्रोस को देखते रहोगे तो आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ओके कार्वा जी, एक चीज और पता करनी थी। 50 में से करीब 22 कंपनीज के नंबर आ चुके हैं इस क्वार्टर के, और यही क्वार्टर बताया जा रहा है कि सबसे टफ है। जो रियल पिक्चर बता रहा है कि इन्फ्लेशन को हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं अपने नंबर्स के अंदर। आपका रुख क्या है? अभी तक के जो भी नंबर्स आपने देखे, आपको कहीं कंसर्न कुछ बहुत बड़ा वाला दिख रहा है क्या? चाहे इन्फ्लेशन का हो, चाहे किसी चीज का, लिक्विडिटी का ही क्यों ना हो। देखिए, हमारा असेसमेंट ये है कि FY23 में अभी तक कोई ओवरऑल अर्निंग्स कट नहीं है। जो एस्टिमेटेड है वही अर्निंग्स रहेंगे मोटा मोटा ऑन FY23 निफ्टी बेसिस। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग ग्रोथ आएगी वो आपके फाइनेंशियल्स में अर्निंग ग्रोथ बेटर है, मेटल्स में अर्निंग ग्रोथ बेटर है, तो वहां पे ऑयल कंपनीज है, वहां पे अर्निंग ग्रोथ बेटर हो जाएगी। और इम्पैक्ट होगा जो होगा ऑटोज के अंदर या कंज्यूमर कंपनीज, वहां पे उनके मार्जिन वगैरह जरूर इम्पैक्ट होंगे। अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें ये देखा गया है कि रिजल्ट्स कैसा भी हो, मार्केट्स पॉजिटिवली नहीं ले रहा है। स्टॉक्स 10 में से 9 बार स्टॉक्स रिजल्ट्स के बाद घट ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट टेम्पररीली फुल्ली वैल्यूड है एंड रिजल्ट्स के आने के बाद रिजल्ट्स। और दूसरी बात ये भी है कि एनालिस्ट लोगों का अपग्रेड्स नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउनग्रेड है अर्निंग्स एस्टिमेट्स में, या मोटा मोटा वहीं पे रखा है। तो टेम्पररीली लग रहा है कि मार्केट्स फुल्ली डिस्काउंटेड काइंड ऑफ वो माहौल लग रहा है। एंड अर्निंग्स ग्रोथ FY23 का अभी तक कोई डाउनग्रेड नहीं है ऑन एन ओवरऑल बेसिस फॉर निफ्टी। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मिस्टर कृष्णा। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, LIC के IPO पर आपका क्या व्यू बन रहा है? आपको लगता है कि जो एक प्राइस बैंड निकलकर रिटेल इन्वेस्टर के लिए आया है, उसमें कोई अब उनके लिए कहीं कोई टॉप अप रहेगा, उनके लिए कहीं वैल्यू यहाँ बनेगी? कैसे देखते हैं आप LIC के स्टॉक को? हर भारतीय पैदा होता ही LIC देखता है। तो LIC हर घर घर में है, हर रिटेल इन्वेस्टर ने इसको देखा है। एंड जितना मैंने समझा है, इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स और बहुत एंथुजियास्टिक है इस IPO में इन्वेस्ट करने के लिए। तो एंड दूसरा ये भी है कि आई थिंक प्राइसिंग काफी रीजनेबल किया गया है और इन्वेस्टर्स को। आंसर कटवा देना। हाँ, तो इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है कि लिस्टिंग पे गेन्स भी मिलने चाहिए। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत प्यारा आंसर दिया। ये आपने जो रिटेल इन्वेस्टर की जो सेंटिमेंट है उसको बहुत अच्छी तरह से रखा। ये आंसर हम जरूर से यूज करेंगे रेस्ट ऑफ द डे BKK। मैं आपसे ना एक और बात पूछना चाहूंगा, और वो है रिपोर्टेड नंबर्स वर्सेस कमेंट्री। अर्निंग्स के बाद जो कमेंट्री आ रही है, जितने भी बड़े कंपनीज ने अभी तक कमेंट्री दी है मार्जिन्स को लेके, ग्रोथ को लेके, बड़े मैनेजमेंट्स के कमेंट्री को आपने इस क्वार्टर में कहां तक एनालाइज किया है? क्या आपको एक सेंस आ रहा है कि वर्स्ट ऑफ मार्जिन प्रेशर या तो इस क्वार्टर या नेक्स्ट क्वार्टर के बीच में हो जाएगा, पीक इन प्लेस, या अभी भी मैटर्स अनसर्टेन है? ऐसा नहीं लगता है मैनेजमेंट्स को भी। जैसे IT कंपनीज आप देखिए तो उनको जो है बिजनेस की कोई रिस्क नहीं है, जो भी है वो एट्रिशन और कॉस्ट मार्जिन, उसकी वजह से आप देखेंगे तो गाइडेंस ऑन मार्जिन्स हैज बीन स्लाइटली म्यूटेड। तो आई थिंक इंडस्ट्री वाइज जाएंगे तो कंज्यूमर कंपनीज में जरूर लग रहा है कि उनको अभी भी इनपुट प्राइसेस वगैरह के इम्पैक्ट पूरा नहीं आया है, तो शायद दे आर वेरी केयरफुल अबाउट कि आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए मार्जिन्स कैसे रहेंगे। उनको ये भी नहीं पता है कि प्राइसिंग पावर जितना वो पास ऑन करेंगे उस हिसाब से डिमांड में क्या इम्पैक्ट होगा। सिमिलरली ऑटो कंपनीज भी दाम बढ़ा रहे हैं, बट फिर भी उनका इनपुट प्राइसेस पूरे कवर नहीं हो रहे हैं। तो डायनामिक सिचुएशन है, किसी के पास पूरा आंसर नहीं है कि कहाँ तक प्राइसिंग बढ़ाएंगे तो डिमांड इम्पैक्ट नहीं होगा, और इनपुट प्राइसेस भी जो है वो कहीं स्टेबलाइज हो नहीं रही है। माहौल, ग्लोबल माहौल, सप्लाई चेन में ऊपर नीचे रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है, तो कोई
करेक्ट आंसर नहीं है बड़े कॉर्पोरेट्स के पास कि ये मार्जिन प्रेशर है वो खत्म हो गया है या आने वाले 1-2 क्वार्टर में इसका एंड हो जाएगा। आई थिंक वेरी डायनेमिक सिचुएशन। पता करनी है कि फेड की जो बैठक चल रही है और आज वो अपना फैसला सुना देगी। मार्केट का अपना सेंस ये कहता है कि हो सकता है 0.5% ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो जाए। सर कितना फर्क पड़ेगा इससे? मेरे ख्याल से ये डिस्कशन तो काफी समय से हो रहा है, तो मेरे ख्याल से तो ये डिस्काउंटेड है 50 बिप्स फेड रेट हाइक। उससे ज्यादा आई थिंक कमेंट्री आगे के लिए क्या रहता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और व्हाट इज द असेसमेंट दैट इन्वेस्टर्स हैव कि अगला रेट हाइक कितना होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ वाला 50 बिप्स तो लाइक गिवन। आई थिंक इन्वेस्टर्स आर ट्राइंग टू असेस के ये रेट क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और रेट हाइक्स जो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, यूएस विल बी एबल टू मैनेज अ सॉफ्ट लैंडिंग या they will enter into a recession. I think that is the question we are grappling with. मिस्टर कृष्णा, क्योंकि फेड की कमेंट्री पर तो चलिए नजर होगी कि किसी तरह का कोई यहाँ सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं होता, हालांकि बाजार काफी हद तक फैक्टर इन कर चुका है 50 बीपीएस पॉइंट्स को। लेकिन अब अगर हम यहाँ से एक व्यू रखना चाहें, क्योंकि हमने देखा कि कोविड के टाइम पे जो नई थीम्स आई थी वो अब नहीं चल रही हैं, या फिर आप कहें कि एक जो सिनेरियो देख रहे हैं फार्म स्टॉक्स, उसमें एक मेल्टडाउन देखने को मिल रहा है। वैल्यू वर्सेस ग्रोथ स्टॉक्स के बीच में क्लासिफिकेशन क्लियरली इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की दिख रही है। अब बड़ी थीम्स और कौन सी हो सकती है जहां पर पैसा बन सकता है? क्योंकि ओवरऑल तो बाजार पर एक सारे सेक्टर्स पर व्यू नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मनी इज गोइंग टू बी टफ टू मेक दिस ईयर। तो बहुत स्पेसिफिक थीम्स या सेक्टर्स आपको क्या लगता है, एनर्जी, कमोडिटी, यही चलेंगी या फिर कोई और नए थीम्स आपको लगते हैं? देखिए, मुझे लगता है अगर आप बड़ी थीम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो लास्ट पिछले 10-12 सालों में इजी लिक्विडिटी, और जब भी कोई मार्केट में माहौल में तकलीफ हुई तो यूएस फेड ने लिक्विडिटी इंप्रूव कर दी, रेट्स घटा दिए, वो वाला माहौल खत्म हो गया है। तो वी विल हैव टू अनलर्न व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन द लास्ट 10-12 इयर्स। सबसे पहले तो भूल जाइए, वो दिन खत्म हो गए। आने वाले समय में यूएस फेड के पास ऐसी कोई जगह नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट्स घटा सके या लिक्विडिटी और बढ़ा सके। तो वो एक माहौल चेंज हो गया है। सबसे पहले ये बड़ी थीम को समझ लेना चाहिए। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो जो रेगुलरली एफपीआई बाइंग इंडिया में हो रही थी वो भी थोड़ी सी लिमिटेड रहेगी, और दूसरा इंडिया का जो आउट परफॉर्मेंस है उसकी वजह से भी वहां से सेलिंग बट आती रही है। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 12 से 24 महीने के हिसाब से आप सोचें तो जहां पे भी अंडर ओनरशिप है, एफपीआई ओवर ओनरशिप नहीं है, वो थीम्स ज्यादा वर्क करेगी। दूसरा, ग्लोबल माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो वैल्यू अपॉर्चुनिटीज है वहां पे ज्यादा इन्वेस्टर्स को नेक्स्ट 2 साल के हिसाब से इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनेंगे। आपने सही कहा, वेदर इट इज ऑयल एंड गैस, वेदर इट इज पावर, यूटिलिटीज, इवन फर्टिलाइजर्स, पेपर, इस तरीके के जो सेक्टर्स हैं, ऑयल रिफाइनिंग, जो कि दे वर नेवर इन फ्लेवर, अंडर ओनरशिप भी है, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है एंड अपॉर्चुनिटी भी दिख रहा है। तो शायद ऐसे सब सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स को रिटर्न ज्यादा बनेंगे। एक कंसेंसस सेक्टर है फाइनेंशियल, सबको लगता है कि भी आने वाले समय में ग्रोथ बेटर होगी। बात तो सही है आपकी कि ग्रोथ तो होना चाहिए, लेकिन ओवर इन्वेस्टेड है। तो आप देख रहे हैं रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं बैंकों के, लेकिन शेयरों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, अदरवाइज घट रहे हैं उल्टा। सो आई थिंक ओवर ओनरशिप अंडर ओनरशिप का जो गेम है, जो इन्वेस्टर उसको समझ लेंगे, आई थिंक दे विल डू बेटर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वैल्यू इन्वेस्टिंग इस समय में बेटर करेगा। ये बात आपने अच्छी बोली। इनफैक्ट बफेट ने भी वैल्यू इन्वेस्टिंग पे काफ़ी ज्ञान दिया था अभी एजीएम के बाद, बफेट और बंगर ने भी, कि ये समय इस तरह का है। के जाने से पहले मैं आपसे एक फ्लेवर जरूर चाहूँगा। आप स्टॉक्स भले ही मत बताइए, बट आप किस कैटेगरी के स्टॉक्स को रिसर्च कर रहे हैं जहाँ पे आपने अपने क्लाइंट्स को ये बताया है और खुद भी इन्वेस्ट किया होगा लास्ट 6-8 महीने में? ये जो एक करेक्टिव फेज बाजार का रहा, आपने किस एरियाज पे डीप रिसर्च करके पोजीशंस आप फेवरेबल देखते हैं? आई थिंक
जैसे मैंने कहा कि बॉटम्स अप इन्वेस्टिंग पे जब आप फोकस करो तो सेक्टर्स का काम नहीं है। आई थिंक इट इज ऑल अबाउट वैल्यूएशंस एंड इंडिविजुअल स्टॉक अपॉर्चुनिटीज। मुझे ऐसा कहना चाह लगता रहा था है कि कि आप ये अगर हम कुछ इंडिकेटिव बता दें कि आपने कुछ ऑटो स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, टू व्हीलर या कुछ कैटेगरी, थोड़ा हिंट करते हुए विदाउट टेकिंग नेम्स। सो आपने सही कहा, 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे पिछले 5 सालों से देखा गया है कि रिटर्न नहीं बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि थियरी ऑफ मीन रिवर्जन आप फॉलो करो तो उनका समय आ सकता है। सबसे बड़ा मेन सेक्टर मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से इंडियन कंजम्पशन स्टोरी इतनी स्ट्रांग है, तो पूरा का पूरा ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर, वो हम लोग काफी इसको पुश कर रहे हैं कि वहां पे लग रहा है कि पैसेंजर व्हीकल्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, और कुछ हद तक मे बी टू व्हीलर, अगर रूरल इंडिया रिकवरी स्ट्रांग होती है तो शायद वो भी। तो आई थिंक वो एक सेक्टर है जिसमें पिछले 5 सालों में कोई खास विशेष रिटर्न्स नहीं बने हैं, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी काफी लग रहा है। दूसरा, जिस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग को एंड कॉर्पोरेट इंडिया की जो बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है, मुझे लग रहा है कि शायद केपेक्स साइकिल, तो हम लोग उसको भी, उससे कनेक्टेड जो भी स्टॉक्स हैं उसमें काफी पॉजिटिव है एंड इन्वेस्टर्स को रिकमेंड कर रहे हैं कि अगले 2-3 सालों के हिसाब से कैपिटल गुड सेक्टर कनेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड थर्ड, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर ये पिछले 12-18 महीने से ठीक चला है, बट ये साइकिल अभी शुरू हुई है एंड इसमें भी जो 3-4 बड़ी कंपनियां हैं जिनका ऑल इंडिया जो रीजनल लीडर्स भी हैं, आई थिंक वो कंपनियों में हम लोगों का काफी रिकमेंडेशन है इन्वेस्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल रियल एस्टेट कंपनियों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे। तो सेक्टरल आप बोलो तो ये 3 सेक्टर है जहां पे हम लोगों का व्यू बहुत ही पॉजिटिव है। फुल आंसर था ये, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. आज हमारे साथ समय बिताने के लिए। जल्दी मुलाकात होगी, मैं आपके पास आऊंगा चाय पीने और स्पेसिफिक स्टॉक्स पूछने के लिए। ये थे कृष्ण कुमार कारवा, बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं और काफ़ी उन्होंने साइकिल्स देखे हुए हैं, तो उनसे बात करके आपको एक पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है।